हाय डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। बायोलॉजी वो सब्जेक्ट है जिसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल एंड डिवीजन ऑफ सेल एक ही कंसीडर की जाती है। तो माइटोसिस के बारे में ऑलरेडी एक वीडियो अवेलेबल है चैनल पे जाइए, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और जानिए माइटोसिस सेल डिवीजन के बारे में। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट मियोसिस सेल डिवीजन। जैसा कि पिछली वीडियो में जिक्र मैं कर चुका हूं कि हमारी बॉडी के अंदर दो तरह के सेल होते हैं, एक सोमेटिक सेल्स और दूसरे होते हैं जर्म सेल्स। ये जर्म सेल हमारे गोनेड्स के अंदर डेवलप होते हैं, गोनेड्स के अंदर बनते हैं, जो कि मेल के अंदर टेस्टिस होते हैं और फीमेल्स के अंदर ओवरीज होती हैं, वहाँ पे जर्म सेल पाए जाते हैं। जैसे ही एक इंसान प्यूबर्टी को रीच करता है या मैच्योर होता है तो उसके गोनेड्स एक्टिव हो जाते हैं और वहाँ पे सेल डिवाइड होकर जर्म सेल बनाते हैं या सेक्स सेल बनाते हैं, जो कि अगली नस्ल बढ़ाने में बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं। मियोसिस सेल डिवीजन, जैसे माइटोसिस सेल डिवीजन में हमने पढ़ा था कि एक सेल डिवीजन के अंदर 4 फेज होते हैं, तो मियोसिस सेल डिवीजन में मियोसिस 2 फेजेस में गुजरती है, यानी एक मियोसिस 1 और दूसरी मियोसिस 2। मियोसिस 1 के अंदर भी 4 फेज होते हैं, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1। सिमिलरली मियोसिस 2 के अंदर भी वही 4 फेज रिपीट होते हैं, जिनको हम प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टेलोफेज 2 कहते हैं। इस सेल डिवीजन को रिडक्शनल सेल डिवीजन भी कहते हैं, क्योंकि आमतौर पे हमारे बॉडी के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एक सेल के अंदर इंसान में 46 होते हैं। ह्यूमन सेल कंटेन 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ईच एंड एवरी सोमेटिक सेल। इस सेल डिवीजन के अंदर एक सेल के अंदर मौजूद क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं, यानी जो डॉटर सेल बनेंगे उनके अंदर ये 46 नहीं होंगे, ये 23 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। इसीलिए ये इनको हाफ डिवाइड हो जाते हैं, इसीलिए इनको रिडक्शनल सेल डिवीजन भी कहा जाता है। बॉडी का वो सेल जिसके अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स या 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स पड़े हुए हैं, क्योंकि आधे तो हमें मदर ने दिए, आधे हमें फादर ने दिए हैं, तो ये 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स पड़े हुए हैं, ये डिप्लॉइड इनको कहा जाता है, या इनको 2n से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। और वो सेल जिनके अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यानी 23 क्रोमोसोम्स पड़े हुए हैं, उनको हम हैप्लॉइड सेल या n से रिप्रेजेंट करते हैं। के टॉपिक को समझने के लिए आपको पिछला वीडियो ज़रूर जानना चाहिए जो माइटोसिस के बारे में है। कहानी फिर से वही है कि प्रोफेज के अंदर क्रोमेटिन मटेरियल अपीयर होता है, उसका न्यूक्लियस बड़ा होता है और जो है सेंट्रोसोम अपोजिट पोल पे चले जाते हैं। मियोसिस 1 का पहला फेज प्रोफेज 1 एक लंबा फेज है। इसके अंदर और 5 सब फेजेस होते हैं, जिनके जो 5 सब फेजेस हैं उनमें सबसे पहला फेज लेप्टोटिन का है, फिर जाइगोटिन का है, फिर तीसरा आने वाला फेज जिसे हम पिकेटिन कहते हैं, और उसके बाद चौथा आने वाला फेज इसको हम डिप्लोटिन कहते हैं, और 5वां आने वाला फेज जिसे हम डाइकाइनेसिस कहते हैं। डोंट गेट कंफ्यूज, बिकॉज इन 5 नेम्स की मीनिंग है और इन मीनिंग के हिसाब से ये प्रोसेस होता है। सबसे पहला फेज जो प्रोफेज 1 का है, जिसे हम लेप्टोटिन कहते हैं। लेप्टोटिन वर्ड का मतलब है लेप्टो मतलब थिन और टिन मतलब धागे। सब फेज के अंदर सेल के अंदर मौजूद क्रोमोसोम्स होते हैं, वो क्रोमेटिन मटेरियल अपीयर होना शुरू हो जाता है। अपीयर होने के बाद इनके धागे जो होते हैं, होमोलॉगस पेयर जो होते हैं, उनकी एंड्स क्लियर और वाज़ेह दिखना शुरू हो जाती हैं। तो इन क्लियर और वाज़ेह सिंगल नोकदार लेप्टिन कहते हैं, जो कि आगे आने वाले सीरीज में पेयर बनाएंगी, जोड़े बनाएंगी, साइनप्स बनाएंगी और क्रोमेटिन मटेरियल शेयर हो। तो इस फेज को हम लेप्टोटिन कहते हैं। उसके बाद दूसरा सा फेज जो है जिसे हम जाइगोटिन कहते हैं। जाइगो का मतलब है मिलना या जुड़ना। इस फेज के अंदर, जाइगोटिन फेज के अंदर, ये क्रोमोसोम्स डिफरेंट क्रोमोसोम्स एक दूसरे के करीब आएंगे, तो इस फेज को हम जाइगोटिन कहते हैं। उसके बाद तीसरा जो फेज है जिसे हम पिकेटिन कहते हैं, इसमें एक क्रोमोटिड की आर्म ने दूसरे क्रोमोटिड पे ओवरलैप किया है, क्रोमोसोम्स की आर्म एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हैं, तो इसको हम साइनेप्सिस कहते हैं। अब क्रोमोसोम्स अब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो चुकी हैं, तो चौथा आने वाला फेज जो होता है उसे हम डिप्लोटिन कहते हैं। इस फेज के अंदर जो मोटे धागे बने हैं, डिप्लो का मतलब मोटे और टिन का मतलब धागे, जो मोटे धागे या 2 क्रोमोसोम्स आपस में दो क्रोमोटिड आपस में एक दूसरे के करीब आए हैं, ये अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करेंगे, अपनी डीएनए एक दूसरे के साथ जो डिफरेंट जीन्स हैं वो आपस में एक्सचेंज होगी, और इसके साथ एक्सचेंज होने के बाद ये सेपरेट हो जाएंगी डाइकाइनेसिस फेज में। अब ये जो 5 सब फेज गुजरे हैं, इसमें जो क्रोमोसोम्स आपस में जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करते हैं, ये आगे चल के बहुत ही इंपॉर्टेंट जनरेशन में रोल प्ले करेंगी, क्योंकि हम जो फैमिली में मेंबर्स होते हैं, बड़ा भाई या छोटा भाई या सिस्टर ब्रदर, हम एक दूसरे से डिफरेंट नजर आते हैं। वो डिफरेंट इसी वजह से नजर आते हैं क्योंकि हमारे क्रोमोसोम्स जो हैं उन्होंने एक दूसरे के साथ अलग अलग जीन्स या कैरेक्टर्स शेयर किए हैं। तो ये डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट क्रोमेटिन
मटेरियल जो एक दूसरे के साथ शेयर हुआ है ये कॉज करता है हम में डिफरेंसेस की। इसी वजह से हम जो हैं एक ही फैमिली के मेंबर्स, एक ही माँ बाप की औलाद एक दूसरे से डिफरेंट नज़र आते हैं, क्योंकि क्रोमेटिन मटेरियल एक्सचेंज होने के साथ हम में डिफरेंसेस या वेरिएशन बनती हैं। उसके बाद क्रोमोसोम सेपरेट होने के बाद दूसरे फेज में जाएंगे जिसे हम मेटाफेज कहते हैं। अब मेटाफेज के अंदर सेंट्रोसोम इनको खींचेंगे अपोजिट पोल्स की तरफ, क्योंकि इस सेल डिवीजन के अंदर क्रोमोसोम्स अपनी एग्जैक्ट कॉपीज नहीं बनाती। अगर इस फेज के अंदर एग्जैक्ट कॉपी बनी भी हैं तो वो साइड पे पड़ी हुई हैं, और क्रोमोसोम जो 46 थे वो सेपरेट हो चुके हैं। 23 एक पोल की तरफ जाएंगे, 23 एक पोल की तरफ जाएंगे। ये जितने भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो आधे आधे होकर अपोजिट पोल की तरफ चले जाते हैं। इस तरह जो नया न्यूक्लियस बनेगा टेलोफेज के एंड तक, उसमें जो 2 न्यूक्लियस बनेंगे उसमें हाफ ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। हाफ ऑफ क्रोमोसोम्स होने के बाद फिर वही कहानी जिसमें एक सेल डिवाइड होगा और 2 नए सेल बनेंगे जिन्हें जो कि हैप्लॉइड होते हैं। उसके बाद मियोसिस 2 स्टार्ट होता है। मियोसिस 2 के अंदर भी 4 फेज मैंने आपको बताए थे, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टेलोफेज 2। उसके अंदर भी वही कहानी होती है। यही सेल जो 2 बने हैं मियोसिस 1 के एंड तक, 2 जो सेल बने हैं ये अपने फिर से डुप्लीकेट कॉपीज बनाएंगे। मैकेनिज्म जो प्रोसेस है वही है जो माइटोसिस में आपने पढ़ा था कि 23 वाला एक सेल अपनी एग्जैक्ट कॉपी बनाएगा जो कि 2 बनेंगी, और 23 वाला दूसरा भी एग्जैक्ट अपनी कॉपी बनाएगा जो भी मियोसिस के इन 8 फेजेस के अंदर, 8 फेज के अंदर एक सेल गुजरने के बाद जो अपने नए डॉटर सेल बनाएगा वो 4 इन नंबर होंगे। अब यहाँ पे एक सवाल सिंपल सा पैदा होता है कि मियोसिस 2 के बाद जो क्रोमोसोम्स अलग अलग सेल के अंदर आए हैं, क्योंकि 23 तो अवेलेबल थे मियोसिस 1 खत्म होने के बाद, 23 एक सेल में, 23 एक सेल में, बाकी 23 कहाँ से आए? तो एस फेज के अंदर जो डबल कॉपीज बनी थी या सिस्टर क्रोमेटिड्स बने थे वो हर क्रोमोटिड के साथ अटैच थे। मियोसिस 1 में सेपरेट नहीं हुए थे, अटैच ही रहे, और मियोसिस 2 के बाद ये अब हर क्रोमेटिड ने अपनी सिस्टर कॉपी अलग अलग सेल को दी। ये भी बात नोट कर लीजिए कि मियोसेल इंटरफेज में गुजरता है G1 फेज के बाद एस फेज के बाद G2 फेज में नहीं जाता, बल्कि वो चला आता है मियोसिस सेल डिवीजन के अंदर। तो इस तरह एक सेल 4 कॉपीज बनाता है जो कि हमारे गैमेट्स कहलाते हैं। मेल के अंदर अलग गैमेट्स बनते हैं जिन्हें हम स्पर्म कहते हैं, और फीमेल के अंदर अलग गैमेट्स बनते हैं जिसे हम ओवा या एग कहते हैं, जो कि अलग अलग होते हैं। अब यही सेल, हाफ सेल आपस में मिलेंगे, फ्यूज होंगे और जायगोट बनेगा जो कि नई जनरेशन पैदा करेगा। तो मियोसिस सेल डिवीजन जो है हमें गैमेट्स बनाने में या सेक्स सेल्स बनाने में हेल्प करती है। आज के लिए इतना ही। कंटेंट्स अच्छे लगे हैं, समझ आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगले टॉपिक में।